प्लैनेट के लिए सात्विक और शाकाहारी जो आहार है कैसे बेनिफिशियल है? कैसे बेनिफिशियल है? देखिए, मैं आपको अभी फिगर्स दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा कटाक्ष करना चाहता हूँ। आप एक प्रजाति है मनुष्य प्रजाति। आइंस्टाइन ने क्या कहा था, मधुमक्खी को अगर आप विलुप्त कर दें तो मनुष्य प्रजाति का 5 या 7 साल रहेंगे। 5-7 साल में फिर धरती खत्म हो जाएगी। मधुमक्खी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मनुष्य विलुप्त हो जाए तो धरती सुधर जाएगी या बिगड़ जाएगी? शायद सुधर ही जाएगी। शायद नहीं, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन खत्म हो जाएगा। जो हमने शहरीकरण के नाम पर प्रकृति का दोहन करा है, विनाश करा है, वो धीरे धीरे प्रकृति वापस आ जाएगी। 500 साल के अंदर सब कुछ हील हो जाएगा। आपको पता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो जो रशिया के पास चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था ना, वहाँ कह रहे थे रेडिएशन है, रेडिएशन, वहाँ कोई नहीं जाएगा। वहाँ ये लोग गए तो इतना सुंदर वन वहाँ बन चुका है। वहाँ पे बड़े बड़े भालू हैं, भेड़िए हैं, बहुत अच्छे से जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशन में जी लेंगे, लेकिन हमारे मनुष्यों के साथ नहीं जी पाएंगे। इतने खतरनाक हम हो चुके हैं। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। 28 किलो अनाज लगता है 1 किलो गोमांस की उत्पादन में। कितना? 28 किलो। तब लगता है जब पूरे विश्व की 40% जनसंख्या कुपोषित है। यानी एक आदमी 28 आदमी का भोजन कर रहा है। इस समय पूरी धरती पर जो सारे स्तनधारी जीव और अन्य जीव हैं, गैंडा है, हाथी है, शेर है, बंदर है, भालू है, पोलर बेयर है, जिसे हम ध्रुवीय भालू कहते हैं, उन सब का वजन जो है, ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा प्राणी, उन सब का वजन स्तनधारी जीवों का 3% है। और 97% वजन हमारा है और उन प्रजातियों का है जिनको हम खाने के लिए कृत्रिम रूप से उगाते हैं। खाने के लिए भी नहीं उगाते, अपने जिह्वा के तंतुओं के लिए उगाते हैं। इससे बड़ा डिसबैलेंस आप सोच सकते हैं। 97% वजन हमारा और हमारे द्वारा उगाई, कृत्रिम रूप से उगाई जाने वाली प्रजातियों का है, बाकी सब 3% में समेट दिया हमने। 36,000 लीटर पानी आप इन्वेस्ट करते हैं 1 किलो गोमांस का उत्पादन। 36,000 लीटर कितना होता है आप विचार करिए। आप 7 मिनट का शावर पूरे वर्ष तक ले सकते हैं। फिर आप आके बताते हैं कि पेस्ट करते समय अगर आप नलका बंद कर देंगे तो जल बच जाएगा। 4 बर्गर में आप एक मनुष्य के पूरे साल का पानी नहाने का उससे छीन लेते हैं, और बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ब्रश करते समय आप ये कैसे, मतलब मैं नहीं कह रहा बच्चों को कि वो नलका खुला कर रखते हुए ब्रश करें, लेकिन ये क्या टोकनिज्म है। आप ये बता रहे हैं कि स्ट्रॉ का अगर आप उपयोग करेंगे तो मछलियां मर जाएंगी। आप ये नहीं बता रहे कि किसी भी विकसित राष्ट्र के 200 किलोमीटर तक मछलियों के शोल्स गायब हो चुके हैं क्योंकि आप उन्हें खा गए। खाने से, आपके खाने से मछली नहीं मर रही है, वो स्ट्रॉ जो प्लास्टिक का आप एक यूज कर रहे हैं वो, उससे मछली मर जा रही है। ये सोच, आप एंटीबायोटिक्स डाल डाल के मुर्गियों को बढ़ा रहे हैं, अंडों को बढ़ा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अपना एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता। अब सोचिए कितना बड़ा खतरा है। मैं तो एक बात कहता हूं बिल्कुल स्पष्ट, ना आपको क्या कार्बन उत्सर्जन की बात करनी पड़ेगी, ना आपको किसी और उद्योग की बात करनी पड़ेगी।
आप मांस उद्योग को बंद करा दीजिए, और कुछ नहीं करना आपको पृथ्वी को बचाने के लिए, और कुछ नहीं करना। स्पीशीज एक्सटिंक्शन सबसे बड़ा कारण मांस उद्योग, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन सबसे बड़ा कारण, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से 40% बड़ा कारण मांस उद्योग, और भारत में बढ़ रहा है। हमारी देश जो है वो इस समय गोमांस में, मैं नहीं कह रहा गाय का, मुझे भी पता है भैंस का है, सांड का है, गोमांस का उत्पादन हम ब्राजील को पीछे छोड़ने वाले हैं। बीच में तो एक बार छोड़ भी दिया था। ये है हमारी सात्विक संस्कृति कि सिर्फ मंदिर के लिए लड़ेंगे। और ये वो देश है जहाँ सांस्कृतिक नायक कृष्ण गाय के को पालते थे। आध्यात्मिक हमारी चेतना में जिस शिव का वास है सावन में, उस शिव की सवारी बैल है। और अगर घोड़े की बात करें तो महाराणा प्रताप के चेतक कितना प्रेम करते थे वो, और वहीं पे हम बीफ एक्सपोर्टिंग में कितने लीडिंग एक्सपोर्टर। नहीं, आप रमन जी आप सोचें ना एक बात को, हम विचार नहीं कर रहे ना। आजकल वो चल रहा है ना थूक जिहाद, कितना बुरा लगता है, कितना क्रोध आता है यार। कि आप सोचिए, मैं आपको घर में बुलाऊं, बहुत अच्छा सात्विक आहार आपके लिए बनाऊं और सब में थूक दूं, आपको कैसा लगेगा? आप मुझे जूते से मारेंगे, और वो हिंसा भी नहीं होगी। कौन करता है ऐसा? लेकिन आप फिर सोचिए ध्यान से, थोड़ा और सोचिए, सबसे पहला आहार क्या है? जल है, वायु है, या भोजन है? वायु है ना? सही बोला मैंने? उसमें जो सारी उद्योग थूक रहे हैं और विषैला थूक रहे हैं, ह्यूमन सलाइवा तो फिर भी अच्छा होता है। मैं थूक जिहाद का कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ये बात मैं बड़ा स्पष्ट किया। कई लोग इसमें से क्लिप बना के निकाल लेंगे कि देखो उनको तो डंडे से मारना चाहिए। लेकिन यहां विरोध कहां चला गया? मैं चेतनता की बात कर रहा था ना, जो पोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। समझिए, हमारे चुनाव संपन्न हुए, किसी राजनीतिक दल ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा, $80 बिलियन हम 2022 में आपदाओं में खो दिया। हमने बजट में उसका जिक्र किया। क्या हम अंदर से आंदोलित हुए, उद्वेलित हुए कि यार ये राजनीतिक दल इसकी बात क्यों नहीं कर रहे? हम सबसे ज्यादा प्रभावित आज दिल्ली में बैठे हैं। आपको अंडा फ्राई की तरह 50 दिन पकाया गया। समर्स में एक दिन 50 दिन थे जब 42 डिग्री से नीचे तापमान नहीं गया। त्रासदी थी। सोचिए आपका प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम कितना झेला है उसे। अब बारिश में देखिए आप कैसे लोगों बेसमेंट में घुस घुस के मरे हैं हर जगह आप, और रो रहे हैं हम। और हमें रोना चाहिए। हमने मांगा था क्या? हमने तो सरकार से नहीं मांगा ना। हमने चुनावों के दौरान ये खत्म होगा, पराली जलने लगेगी, PM 2.5 PM 10 बढ़ जाएगा, फिर देखिए सर्दी का तांडव आएगा। एक मौसम नहीं है दिल्ली NCR में जो त्रासदी ना हो। और हमारी सोच, हम वहीं फंसे हैं ना, संस्कृति, इकोनॉमी। तो ठीक है, हम बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? FD। जब सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलेगी, तो मैं क्या बोलूं? मैं बड़ा निराश हो चुका हूं। अब मैं तो, मुझे बोलते बोलते 2 दशक हो गए। हालांकि वो निराशा ऐसी नहीं है मुझे प्रभावित करती है किसी, लेकिन मुझे लगता है कोई सेंस नहीं है। हर बार मैं कहता हूं कि अब देखिए ना कितना गुस्सा आता है कि हमारे खाने में कोई थूक दे। और हर समय आप दिन में 2 बार भोजन 3 बार भोजन करते हैं, हर 3 क्षण में आप सांस ले रहे हैं, उसमें थूका जा रहा है, उसमें विषैली चीजें मिलाई जा रही हैं, आपको शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप थूक से चिंतित है। होना चाहिए, लेकिन उसकी चिंता कौन करेगा? उसके लिए आंदोलन कहां है? आप बच्चों के लिए बस यही देखना चाहते हैं ना, इतने में MBA करा दूंगा। जो आज बच्चा पैदा हो रहा है, जब तक वो MBA तक पहुंचेगा, सर्वाइवल की चिंता पे आ जाएगा वो। फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, इतना और अभी क्या सर्वाइवल पे नहीं है?
क्या जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे डूब के मरे हैं दिल्ली में, क्या वो सर्वाइवल नहीं था? नहीं था ना उनको? ये पढ़ाया जा रहा है क्या कहीं? आप बताइए रमन जी मुझे, LCM HCF का क्या उपयोग है आपके जीवन में? मैं शिक्षा प्रणाली पे आता हूँ। देखिए, चेतना शिक्षा प्रणाली पे आता हूँ मैं। आपको पता है हमारे साथ साथ लगभग 14 ऐसी प्रजातियां जानवर की और थी जिनको कोविड हुआ। शेरों को हुआ, बिल्लियों को हुआ, कैजुअलिटी नहीं होती थी। आप ध्यान साधना, मेडिटेटिव लिविंग की मैं बात कर रहा हूँ ना। मेडिटेटिव लिविंग में मेडिटेशन में सबसे पहला और जो सबसे प्राइमरी स्टेज होता है ना, आनापान सिखाते हैं। आप कोई भी मेडिटेशन में जाएंगे, सबसे पहले आनापान की चर्चा होगी, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मैं यहां तक कहता हूं, एक गृहस्थ जीवन, ये जो सामाजिक जीवन में अगर आप आनापान कर रहे हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। मनुष्यों की जो मृत्यु हुई उसका कारण यह था, उसको सांस लेना नहीं आता। पूरी शिक्षा प्रणाली सांस लेना नहीं सिखा रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका, कि योगिक ब्रीदिंग कैसे करनी है, दृष्टा भाव में कैसे रहना है, कैसे सांस से जुड़े रहना है। शिव पार्वती के संवाद में आपको ओम के उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने सांस और अपने ध्यान को मिला लें तो फिर आपको सिर्फ दृष्टा से देखना है कि आपके जो शरीर है वो कैसे ओम में चल रहा है। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगेन मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ नहीं किया। जो बोध हुआ ऊपर से हुआ। कोविड से पहले जस्ट पहले मेरे दाएं फेफड़े में 11 लीटर पानी था। ट्यूबरक्लोसिस का एक स्ट्रेन मुझे हो गया था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप जरा बच के रहिएगा। मेरा जो पर्सनल फिजिशियन है। फर्स्ट वेव में मुझे कुछ नहीं हुआ। दूसरे वेव में जो बहुत घातक था, मुझे कोविड हुआ। ऑक्सीजन लेवल 80 से नीचे चला गया। 3 दिन मात्र कोविड चला गया। और मैं आपको बहुत ऐसे उदाहरण दे दूंगा कि लोग हॉस्पिटल गए, जो हॉस्पिटल गया वो वापस नहीं आया। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। कई बार सबसे आवश्यक होता है कुछ ना करना। स्टॉर्म है, बैठिए, खत्म हो जाएगी, आप बाहर चले जाइएगा। आप जबरदस्ती उससे लड़ने का प्रयास करेंगे, तबाही होगी। हम वही कर रहे हैं। हमारा जो मानव वो करना, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर। नहीं, हमारी संस्कृति ने हमें कॉन्क्वेस्ट ऑफ नेचर कभी नहीं सिखाया है, समन्वय सिखाया है। तो ये सब विचारणीय मुद्दे हैं। मांसाहार एक साधक के लिए, मुझे तो खराबी ये लगता है ना कि हम सात्विक परंपरा, हमने मेडिटेशन को 5 मिनट का बना दिया, योग को योगा बना दिया 5 मिनट का। वो पता नहीं किस चीज़ में होड़ में लग गए कि रबड़ बना देंगे बॉडी को, जिम्नास्टिक्स को रिड्यूस कर दिया उसको वहाँ तक। अष्टांग योग जो है, जो हमारा ध्यान है, पूरा जीवन साधना है। जब तक हम उन मूल्यों पे वापस नहीं, आप अपरिग्रह के मार्ग पे चलिए। आप मना करना तो शुरू करिए। उपभोक्तावाद कैसे बचेगा? आप बताइए। भोगवादी संस्कृति को पहले ही समझ गए थे ना हमारे ऋषि, इसीलिए उन्होंने अपरिग्रह बोला। आज तो नहीं बोला ना, तब तो भोगवादी संस्कृति थी भी नहीं, तब बोल दिया। और बिना परिग्रह के क्या योग का मार्ग कंप्लीट हो सकता है? तो सनातन मूल्यों को गहराई से अवलोकन करिए और जीवन में उतारिए। सिर्फ रिसर्च स्कॉलर मत बन जाइए, सीकर। सीकिंग इज इंपॉर्टेंट। वो जो उनका, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना, उसका सेडिमेंटेशन आपके जीवन में नहीं हुआ। पढ़ते रहिए उसके बारे में जितना पढ़ना है। क्या बना दिया है ज्योतिष। ईश की ज्योति को प्राप्त करना ज्योतिष कहा जाता था। आज हम शादियां कराते फिर रहे हैं।